बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब तो बहुत हंसते हुए मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि हंसते हुए मुबारक देनी है आज, मतलब अच्छा, थैंक यू ये अभी हरमीत की तरफ हम जाएंगे, हरमीत भी बताएगा कि किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं। और मैं पहले हरमीत ही की तरफ चलते हैं, उसका रुख करते हैं। काफ़ी दिन हो गए हमें इकट्ठे हुए हुए, हम बहुत दिन बाद इकट्ठे बैठे हैं। तो हरमीत क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वही बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खुशी का दिन है कि हमारी एक कुलीग जो है वो परलोक सुधार गई, उसका निकाह हो गया और ये बड़ी बात है। रोमा, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू हरमीत। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे वैसे खुद भी नहीं आ रहा, लेकिन किसी को भी नहीं आ रहा। नहीं, वैसे मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे हैरानी हुई कि भैया कैसे अचानक, और वो भी ना रऊस साहब को दावत दी गई ना मुझे दावत दी गई, और अचानक कैसे हो गया। पर मैंने सोचा क्या हो सकता है रणबीर कपूर ने भी ऐसी शादी की आलिया भट्ट के साथ छुप छुप आके, तो रोमा ने भी सोचा होगा कैसे ही कर लेते हैं। नहीं, आगे इंशाल्लाह जो भी मामलात होंगे उसमें आप लोगों को बुलाऊंगी। तो थैंक यू सो मच हरमीत। अभी हम शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। सो डेली डोज के साथ हम आगाज़ करेंगे जो पॉलिटिकल ओवरऑल सिनेरियो है, जिससे मैं काफ़ी दिन से दूर हूँ। हाँ नहीं, पॉलिटिकल सिनेरियो तो इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं। कहीं इल्ज़ामात लगते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जवाब देती है, वो कहते हैं ये कौन सी अदालत है जो 12 घंटे बैठी रहती है। इमरान खान साहब ने अपने कराची के जलसे में कह दिया सिर्फ इसलिए कि हमें सज़ा दी जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि हम लोग 24-24 घंटे बैठे रहते हैं। और ये है कि अगर 10-12 हज़ार लोग इकट्ठे करके हम पे तनकीद करनी है तो फिर हमें क्या वजह है कि हम फैसले दें। तो बड़ा उसके बारे में भी है। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो एक अलग किस्सा है, मार कुटाई और पता नहीं क्या क्या। और फिर परवेज़ इलाही जो है वो अपना बाजू टूटा हुआ लेके जब बद्दुआएं दे रहे थे, वो भी सब ने देखा। और अब ये है कि उधर सदर साहब नाराज़ बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं रुस गया हूँ। वो जो कहते हैं ना मैं नहीं मानता, वो मैं नहीं मानता वाले जो है ना सदर साहब भी हैं, गवर्नर पंजाब भी हैं। सदर साहब कहते हैं मैं काबीना जो है उससे हल्फ नहीं लूंगा, और जो गवर्नर साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैं हमजा शवाद से हल्फ नहीं लूंगा। तो दोनों तरफ दुरुस्त बात नहीं है, लेकिन एनी हाउ हम इसको आगे चलकर तफसीलन डिस्कस भी करेंगे। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ साथ नई हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए गौर जो है उसको शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ शो पे मौजूद होंगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें, योगा हमारी इंसानी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रमज़ान में अगर आप योगा करते हैं तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है, नॉर्मली योगा के क्या फ़वाइद हैं, इसको भी देखेंगे। फिर इजराइल का मस्जिद अक्सा पर हमला, पूरा आलम इस्लाम जो है वो सरापा एहतजाज है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नात ख्वां भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। डेली डोज के साथ आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हमारे पास जो आज की स्टोरी है इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि मुझे नहीं मालूम था लेकिन मुझे अब पता लगा कि पूरी दुनिया में जो वाटरमेलन तरबूज है उसकी 1200 के करीब इकसाम पाई जाती हैं। मुझे ऐसे लगता था कोई 5-6 होंगी जो नॉर्मली हम पाकिस्तान में देखते हैं, बट 1200। मुझे तो 2 ही का पता था। अच्छा, एक फीका एक मीठा। क्यों हरमीत? अच्छा, मतलब ये कि एक 2 ही का पता है हमें। वैसे रंगत के लिहाज से देखा जाए तो 3-4 रंग हमने देखे हुए हैं जो हमारी जवानी में हुआ करता था। तरबूज ये से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बदलते हुए रंग बहुत सारे हैं। बिल्कुल हाँ, अब तो एक गहरा, किसी कोई फीका। हाँ। अच्छा, नॉर्मली जो मैंने आजकल, क्योंकि समर सीजन स्टार्ट तो हो चुका है, आपको जगह जगह नजर आते हैं, तो एक नॉर्मली थोड़ा सा ना लंबा टाइप हाँ, वो मैं वो कह रहा हूँ जिसके ऊपर धारी सी होती है। हाँ, और जो दूसरा होता है वो बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन होता है, और जो डार्क ग्रीन ज्यादा होता है हमें नजर आते हैं। उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सही वाला होता है, लेकिन मुझे तो खैर वो दूसरा भी अगर खाया तो मुझे तो बहुत ज्यादा टेस्टफुल लगता है। एनी हाउ हमारी स्टोरी एक ये है कि जापान में एक छोटा सा जजीरा है, वहाँ पे एक ऐसा तरबूज उगाया जाता है कि जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नायाब है, और हर साल इसकी 100 के करीब जो है 100 के करीब तरबूज जो है वो उगाए जाते हैं, और फिर इनकी नीलामी की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा जायकेदार होते हैं। देखो है वो उसी रंगत का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये जो इसकी नीलामी है, इस नीलामी में इसको $6,000 तक बेचा जाता है। 11 लाख रुपए पाकिस्तानी कीमत में बनते हैं। और देखो कितनी शानदार उसकी पैकिंग होती है। अच्छा, एक और चीज़ राहुल साहब ये भी हो सकती है, जिस तरह हमारे यहाँ आम के मुख्तलिफ अक़साम है, और यही आम जब इसके दाम लगते हैं बाहर दुनिया में तो बड़े महंगे मिलते हैं जो पाकिस्तानी आम है,
उसमें फिर उसकी जो मुख्तलिफ अक़साम है बाहर दुनिया में बड़ी इसकी प्राइस बड़ी डिफरेंट होती है, वरना हम अगर आप यहाँ देखें तो बड़े मुख्तलिफ प्राइस में मिलते हैं। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक तो कुछ चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में कुछ फलों को बड़ा मुक़द्दस माना जाता है, तो शायद ये वजूहात होती हैं अक्सर। हाँ बिल्कुल। मैं बताऊं, मैं थाईलैंड में था तो मुझे नहीं मालूम था वो, मतलब एक मैंने तो कहा फल है, इसका कोई पौधा उगा हुआ है, इसको एक शाख बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा काट के ले जाता हूँ मैं अपने पाकिस्तान में जाके इसको पानी के अंदर रख के और उगाऊंगा, देखूंगा क्या नतीजा निकलता है। वो मैंने काटा तो वो देहाती इकट्ठे हो गए, मरने मारने पे आबादा हो गए। उन्होंने कहा ये हमारा मुकद्दस पौधा है, तुमने क्यों काटा? बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई। तो मुझे नहीं मालूम था कि पौधे भी मुकद्दस होते हैं इतने ज़्यादा। सही। वैसे वो तुलसी का पौधा भी एक कहा जाता है वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस होता है, सो इसी तरह हर एक के अपने लेकिन बहरहाल इसके यहाँ पे जो बात हो रही है, नारियल का फल हो गया, या जिस तरह चाइनीज में हम देखते हैं जापानी फल हो गया, उसको ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हाँ बहरहाल चीजें हैं। यहाँ पे तरबूज की बात हो रही है। ये तरबूज जो है ये सैकड़ों डॉलर से शुरू होती है इसकी नीलामी, और $6,000 तक ये चला जाता है इसकी कीमत। बड़ा ही और ऑब्वियसली ये शौकीन अफराद का ही काम है, शौकीन अफरादी इसको ख़रीदते होंगे डेफिनेटली। अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और द मूवी द 100 Years, इसकी मूवी तो तैयार कर ली गई है, फिल्म तैयार है, ट्रेलर उस तरह से अभी तक कोई नहीं आया, टीज़र अलबत्ता आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। 2015 में इसकी जो पिक्चराइजेशन है, अक्सबंदी वो की गई थी, और ये 100 Years के बाद यानी 21,015 में इसको रिलीज़ किया जाएगा। और ये इस तरह से इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि ये अभी बनाई गई है और अगले 100 साल बाद की दुनिया कैसी होगी, अगली सदी कैसी होगी, सो ये उसको माइंड में रखते हुए बनाई गई है। और तब जब लोगों को दिखाया जाएगा, तब के लोग ऑब्वियसली, तब हम तो नहीं होंगे, सो फिर पता लगेगा कि क्या 2015 के जितने भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने इसकी तर्जमानी ठीक अंदाज में की थी या नहीं की। अगर 21,015 कभी आया तो अच्छा, आपको लगता है नहीं आएगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पता नहीं। बहरहाल ये जॉन मेल्कियोविच बहुत शानदार अदाकार हैं और बड़ी शानदार फिल्में हमने इनकी देखी हुई हैं। ये उन्होंने इसको प्रोड्यूस भी किया है, इसका स्क्रिप्ट भी लिखा है, इसकी डायरेक्शन अलबत्ता जो है वो है हिदायतकार रॉबर्ट रोड्रिगे ने इसकी डायरेक्शन दी है, और जॉन मेल्कियोविच ने इसको लिखा है, और वही इसके प्रोड्यूसर भी हैं। अब ये कितनी शानदार तरीके पे अक्सबंदी की गई है ये तो वक्त ही बताएगा। मुख्तसर दुरानिया की फिल्म है, बहुत तवील फिल्म नहीं है, लेकिन यह इसको बना के महफूज कर लिया गया, और ये 100 बरस के बाद यानी 2015 में बनी, और 21-15 में जाके उस टाइम उसको देखता है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। मुझे तो लग रहा था हम इंसान, हम अब के लोग नहीं होंगे तब तक, लेकिन उस टाइम पर पता नहीं दुनिया भी है या नहीं है, सो एक वो क्यूरोसिटी वाला एलिमेंट। वैसे मैं नॉर्मली असल में वैसे अगर हम देखें रोमा, तो बहुत सारी ऐसी 1800 से या उससे कबल जो कितनी किताबें हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, तो उसमें 2000 की दुनिया को बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो दिखाया गया। और यकीन माने कि बहुत सारी किताबें जो हमने पढ़ी हैं, मैंने पढ़ी हैं, मेरी नज़र से गुजरी हैं, तो उसमें वही कुछ अब दिख रहा है, बल्कि उसमें जो बताया गया था कि आने वाले 2000 2000 इसमें ये चीज़ें बदलती जाएंगी। और आज हम देखते हैं वाकई में वो चीज़ें जो है साइंसी दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें दुरुस्त थी, उनकी जो पेशगोइयाँ थी। अब ये देखना आपकी बात ठीक है कि आने वाले सदियों में कैसे देखा जाता है, क्योंकि वाकई उस इंसान जो 2015 में जो सोच रहा था, क्या वो इस सदी के बारे में ठीक ठाक सोच रहा था? हाँ बहरहाल वो मैंने तो कह दिया था कि ऐसे ही मजाक में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शेर बड़ा अच्छा है, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। बिल्कुल। तो कोई ना कोई वो कहता है दुनिया आबाद रहेगी, हम नहीं होंगे तो हमसा कोई होगा। तो वो क्या करेगा फिल्म देख के पता नहीं, ये मतलब आने वाला वक्त ही बताएगा, उससे पूछ के बताएंगे। बिल्कुल। को पता नहीं कौन पूछेगा ये भी नहीं हाँ पता, और पूछने के मीन्स क्या होंगे, सोर्सेस क्या होंगे ये भी नहीं पता। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और लास्ट स्टोरी हमें पास डेली डोज की ये है कि टर्की में खलाई कबाब तैयार किया। खलाई कबाब, टर्की के कबाब जो है वो तो मशहूर है वैसे। अच्छा। मैंने दुनिया में इससे अच्छे कबाब कहीं नहीं खाए जितना टर्की में खाए हैं। सीख कबाब, सीख कबाब की मुख्तलिफ इकसाम है। अच्छा। हाँ। तो पाकिस्तान में भी बहुत है, बट डेफिनेटली नहीं कोई मुकाबले ही नहीं है। अच्छा। जो तुर्की में जाके आप कबाब खाएं, अब तुम हनीमून पे जब जाओगी तो कहना ना कि मैंने टर्की जाना है और कबाब खाने हैं, फिर आपको पता चलेगा कि
टर्की के कबाब कितने ज़्यादा शानदार होते हैं। ठीक है। सो टर्की में बनाए गए खलाई कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, और डिफरेंट इस तरह से है कि इनको एक बलून के साथ अटैच करके खला में भेजा गया है तकरीबन 100 किलोमीटर्स। बिल्कुल, हीलियम गैस नॉर्मली बलून के अंदर वही होती है। सो अभी ये मुझे वैसे समझ नहीं आई कि इसको खला में भेजने की ज़रूरत क्या थी, क्या था लॉजिक, क्या है? ज़रा हवा लग जाती है ना ऊपर। हरमीत क्या लॉजिक हो सकती है, मुझे तो समझ से बाहर है। मैं भी यही हैरान हूँ कि रऊफ साहब की बात ठीक है कि खला की थोड़ी सी एक डिफरेंट थोड़ी सी वो जो है माहौल है, फिजा है थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म का, तो वो लग के कहीं इसको और इसकी कीमत बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन बहरहाल अच्छा तजुर्बा है कि आप भैया खिलाई मखलूक के लिए अगर आप भेजना चाहते हैं तो शायद वो उधर ही भेज देते हैं। वो और बात है कि कबाब ही भेज देते हैं तोहफे में। सी खाली आई थी, कबाब ऊपर से उतार लिया हुआ था किसी ने। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, और नीचे एक नोट लिखा हुआ था। देख लें फिर सर। हाँ, नोट देख क्या लें। लिखा हुआ था? नोट लिखा हुआ था, बड़ा मजा आया। हाँ, बड़ा मजा आया वाकई। खलाई मखलूक ने उतार लिया था कबाब। लेकिन मैं बताऊं, मैं अताउल्लाह कासमी साहब मशहूर राइटर हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि जब हम टर्की जाएंगे, हम इकट्ठे गए थे, शामी साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, हम इकट्ठे एक दफ़ा गए थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम पहुंचेंगे इस्तांबुल तो एक दावत मैं तुम्हारी करवाऊंगा और ज़िंदगी में तुमने ऐसे कबाब नहीं खाए होंगे। अच्छा। तो खलील तुकार साहब हैं एक, जो उर्दू डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं इस्तांबुल में, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, बहुत शानदार उर्दू बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, उनकी बेगम पाकिस्तानी है। तो खलील तुकार साहब ने हमें एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया ओल्ड सिटी में, और वहाँ जनाब कबाब जो था ना वो तकरीबन 2-2 फुट का था। अच्छा। और मोटा इतना इतना, उसके अंदर जो अज़ा थे उसको मैं बयान ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि खाना जो मर्जी खा लो तुम। पानी आ रहा है। हाँ, अभी रोजा है, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। हाँ, उन्होंने हमें कहा था, खलील तुकार साहब ने कहा कि जो कुछ खाना खा लो लेकिन कबाब सबसे आखिर में आएगा, ये डेलिकेसी है, इसकी जगह तुमने बना के रखनी है। ठीक है। तो जब जनाब वो आया ना तो 2 बंदे उसको लेके आए और उन्होंने आके एक लंबी सी डिश हमारी लंबी टेबल के ऊपर रख दी, और उसके दरमियान में फिर उसको कबाब को उतारा गया। तो वो जनाब वो जिसके हिस्से में फिर छुरी से काट के उसको आप And how was the taste? ये तो पूछना भूल गई। मेरे या खुदा, जूसी चिकन कबाब वो अच्छा होता है जो चिकन था? नहीं, मटन मटन था। का, ठीक मटन है। का। सही है। तुर्की में मटन ज़्यादा खाया जाता है। चलें, ये तो थी हाँ। जनाब तो वो खलाई था, हमारी- ये ज़मीनी कबाब, लेकिन इसका ये भी जायका जो टर्की है में ही बनाया गया। हाँ, बिल्कुल ठीक हो बहुत गया। शानदार था। बिल्कुल। ज़मीनी। तो इसी के साथ ही अभी हम डेली डोज को लगाएंगे फुल स्टॉप। शो में एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ जी। ब्रेक के बाद मुल्क में सियासी सूरत हाल किस तरफ को जा रही है, इसके बारे में मज़र हमारे साथ मौजूद हैं, मज़र अब्बास, उनसे तबसरा हासिल करते हैं। मज़र अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम आप तीनों को। सर देखो ना, ये सूरत हाल अजीब सी हुई है। सदर साहब किसी भी सूरत में हल्फ बर्दारी की तकरीब में आना नहीं चाह रहे, वो नहीं लेना चाहते हल्फ इस वक्त जो कैबिनेट है उससे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में भी यही रवैया रखा था। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आज़म हटाने का नोटिफिकेशन जारी करता है और वो भिजवाता है एडवाइस सदर को, सदर उसको मनसूख कर देता है और कहता है मैं नहीं करता। गवर्नर पंजाब जो है वो हमजा शहबाज से हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है उसमें उसको बुलाना नहीं चाहता, उसे हल्फ नहीं लेना चाहता। ये मैसेज क्या जा रहा है, ये क्या बहुत नेगेटिव मैसेज नहीं है? और ये ज़िद तहरीक इंसाफ क्यों कर रही है इस मौके के ऊपर ऐसे, जबकि उससे उसको कोई माइलेज, पॉजिटिव माइलेज मिलने का चांस नहीं है? शुक्रिया आप तीनों का। देखिए, जो जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक हुई, अगर आप उसका जायज़ा लें तो उसका एक इमीडिएट जो रद्दअमल आया वो तो इमरान खान के हक़ में गया। जो ग्राउंड पे सिचुएशन नज़र आती है, जो मुज़ाहरे नज़र आते हैं, जो जलसे नज़र आते हैं, तो वो जो एक एग्रेसिव टोन है वो इमरान खान मेंटेन करना चाहते हैं, और उसकी रिफ्लेक्शन आपको ऐवान सदर में भी नज़र आएगी, गवर्नर पंजाब के अंदर भी नज़र आएगी। तो वो बेसिकली मैसेज जो अक्रॉस द बोर्ड देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि जी उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया है और वो लड़ेंगे। तो वो जो लड़ने वाला मैसेज है वो आपको हर जगह नज़र आएगा। यानी अब सदर
اصولی طور پہ صدر جو ہے یہ ریفیوز کر نہیں سکتے ہیں. یعنی چلیں آپ نے پہلی مرتبہ کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں, بیماری کا بہانہ بنایا, تو آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس وقت شاید آپ بیمار نہیں تھے اور آپ نے جان بوجھ کر اوائڈ کیا, اور اب تو آپ نے انکار کر دیا بیسکلی. اب صدر جو ہے وہ ایک منتخب حکومت, چاہے اس کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھیں, لیکن اس کو آپ ریفیوز کیسے کر سکتے ہیں کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر یا کیبنٹ کا اوتھ لینے سے. تو یہ ایک طریقے سے جو ہے وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے گئے ہیں, اور اس میں جو میسج اکراس دا بورڈ جا رہا ہے اور انٹرنیشنلی جو جا رہا ہے وہ یہ کہ ریاست کے یہ جو دو ستون ہیں یہ آپس میں ٹکراؤ کے موڈ میں ہیں. عمران خان واضح طور پہ جوڈیشری سے بھی کنفرنٹیشن کے موڈ میں نظر آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی خوش نظر نہیں آتے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو شاید موجودہ حکومت کے لیے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, جوڈیشری کے لیے بھی آگے چل کے ایک پرابلمیٹک چیز بن سکتی ہے, وہ یہ کہ ان کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں, اور لوگ جو آ رہے ہیں وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اب 21 اپریل کو وہ کیا اگلا لائے عمل اعلان کریں گے. ایک لانگ مارچ کی امید ہے کہ شاید عید کے بعد وہ اسلام آباد تک لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں. شہروں میں جو ہے شہروں کو بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ ساری جو ٹیکٹس ہیں یہ بیسکلی اس نے اس پورے جو عمران خان کی گورنمنٹ پری مارچ 8 میں ان پاپولر ہو رہی تھی مہنگائی اور دوسری کی وجہ سے, وہ ایک دم ٹیبل ٹرن ہوتا نظر آ رہا ہے. اور وہ جو چیزیں ہیں وہ خود موجودہ حکومت کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ کیبنٹ ایک ہفتے نہیں بن سکی, اس وقت جو پریشر فیل کیا جا رہا ہے وہ خود گورنمنٹ کے اندر یہ فیل کیا جا رہا ہے کہ جی جلدی الیکشن کرائیں. اب جلدی الیکشن میں ایک بڑا خطرہ ان کے سامنے یہ ہے کہ فوراً الیکشنز کے نتیجے میں تو عمران خان کے دوبارہ واپس آنے کے چانسز ہیں. 1.5 سال میں اگر ہم کچھ میجر پالیسیز کر لیں, میجر اپوائنٹمنٹس کر لیں, چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی رائٹ ڈائریکشن کر لیں, لوگوں کو ریلیف دے دیں, تو شاید اور اتنے عرصے میں لوگ اس موجودہ نیریٹو کو کہ اینٹی یو ایس اس کو شاید اس طریقے سے یاد نہ رکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب گورنمنٹ کے لیے ایک کرائسس بن گیا ہے, اور عمران اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا نکالا جانا دراصل ان کے فائدے میں گیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی حرمیت. اچھا مظہر صاحب, ایک چیز اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن کی بات آپ نے کی, تو مولانا صاحب جس کی کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ وہ صدر پاکستان بنے, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وعدہ وفا ان سے نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے کل بھی ان کا موقف یہی تھا کہ ہم الیکشن کی طرف جلدی ہمیں جانا چاہیے. اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو جو جلسے جلوس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں, کیونکہ میں خود بھی کور کر رہا ہوں کئی جگہوں پہ جا کے دیکھ کے, کہ وہاں پہ لیڈرز نہیں بھی ہوتے لیکن عوام بڑی, یہاں پہ ہم دیکھتے تو عوام بہت آئی ہوتی ہے اور بڑا جذبہ ان میں دیکھا جا سکتا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دباؤ ہے اداروں پر, کیا الیکشن کی طرف ان کو لے کے جائیں گے یہ ساری چیزیں؟ دیکھیے یہی بڑا سوال ہے, کیونکہ عمران کو یاد رکھیں کہ پچھلے 20 سال میں ایک نئی پولیٹیکل کلاس کو عمران خان لے کر آئے ہیں. وہ کلاس جو پہلے سیاست میں بہت دلچسپی نہیں رکھتی تھی, وہ کلاس جو پولنگ اسٹیشنز تک نہیں جاتی تھی, اب وہ کلاس خود بخود نکل آئی جب عمران کو ہٹایا گیا. اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ تھا, وہ کوئی امریکی کانسپریسی والا خیال کم تھا, زیادہ خیال یہ تھا کہ اس کو وقت کیوں نہیں کرنے دیا, آپ نے اس کو ٹینیور پورا کرنے دیتے اس کو, وہ تھا. اور وہ اس میں کسی حد تک منطق بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس اسٹیج پر عدم اعتماد کی تحریک کا ذاتی طور پہ مجھے بھی کوئی اس میں منطق نہیں نظر آتی کہ آپ 1.5 سال پہلے کیوں ایک گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کا برڈن اپنے اوپر کیوں لینا چاہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ جو صورتحال ہے کس حد تک سسٹینیبل ہے, کس حد تک عمران خان اس ٹیمپو کو برقرار رکھ سکتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز آئیں گی. گورنمنٹ انڈر پریشر ہوگی. ابھی IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا, نیا معاہدہ ہوگا, پھر بجٹ آنے والا ہے, آپ کتنا ریلیف دے پائیں گے لوگوں کو؟ نہیں دے پائیں گے, بہت مشکل ہوگا. تو جو برڈن ہے اس کے بعد کا وہ پھر گورنمنٹ کو ہی اٹھانا پڑے گا. اب مولانا فضل الرحمان کو میرا خیال ہے اس سے بہتر منسٹریز اور کیا مل سکتی تھی جو اب مل رہی ہیں ان کو. یعنی آپ کو 4 فیڈرل منسٹرز آپ کو مل رہے ہیں, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی مل رہا ہے, لیکن انہیں یہ اندازہ ہے کہ اگلے انتخابات میں خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر اس چیز کا قوی امکان ہے کہ تیسری بار عمران خان جیت جائیں وہاں سے.
تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ عوامی نیشنل پارٹی جیسی جماعتوں کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کے لیے PMLN اور سب سے بڑھ کر JUI جس نے لوکل باڈیز الیکشن کے پہلے فیز میں کامیابی حاصل کی، لیکن 8 مارچ کے بعد جب دوسرا فیز آیا تو اس میں PTI واپس آ گئی، اور PTI ان جگہوں سے جیتی جہاں وہ کمزور تھی۔ تو اگر اس پورے سینیریو میں دیکھیں اور ابھی ہنگو میں الیکشن دیکھیں آپ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ PTI کا کینڈیڈیٹ جو ہے جیتنے کے بعد ریزائن کر دے گا، لوگوں نے اس کو جتا دیا۔ اب اس چیز کو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ کراچی کا سینیریو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کراچی میں جہاں PTI جو ہے وہ بہت بری پوزیشن میں چلی گئی تھی، ایک نئی زندگی مل گئی ہے PTI کو کراچی میں۔ تو یہ جو اور عین ممکن ہے کہ اگلے لوکل باڈیز الیکشن سندھ میں مئی میں ہو رہے ہیں، مائنس کراچی حیدرآباد جہاں جولائی میں ہوں گے، اور پنجاب میں جون یا جولائی میں لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے۔ تو یہ بڑا ٹیسٹ ہو جائے گا PMLN کے لیے اور ادھر MQM پاکستان کے لیے۔ اب اگر اس سارے سینیریو میں PTI کامیابی سمیٹتی ہے تو سوچنا پڑے گا ان ساری جماعتوں کو کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے عدم اعتماد کی تحریک لا کے، کیونکہ وہ سارا بوجھ جو عمران خان کے اوپر تھا ان کی پارٹی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اگلے الیکشن میں کیسے جائیں گے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، ان کو ایک اینٹی US کارڈ مل گیا، پلس ان کو وہ ایگریشن مل گیا جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں، اور اب وہ ہر جلسے میں کہیں مہنگائی کا ذکر نہیں ہے، کہیں اپنی پرفارمنس کا ذکر نہیں ہے۔ مظہر صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جی حرمیت جی مظہر صاحب، جس طرح الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے کہ سماعت ڈیلی بنیاد پر ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں اگر ہم دیکھیں خان صاحب بھی اپنی تقریر میں کراچی میں یہ کہہ بھی چکے تھے کہ مجھے کھیل سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے تھرو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنا سخت رد عمل جو ہے آپ کو یہاں پہ ان تمام تر پارٹی تمام تر اداروں کو دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے اگین فورن فنڈنگ کیس میں PTI بہت ڈیمیج ہوتی اگر یہ فیصلہ 7 مارچ سے پہلے آتا۔ اب تو ہر چیز کو اسی پیرائے میں دیکھا جائے گا۔ یعنی کل انہوں نے کیا میسج دیا؟ کل انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ اور بہت ہی اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر کسی چیز کا فائدہ ہوا ہے اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک لا کے، تو وہ کہ عمران خان کے بہت سے کنفیشن سامنے آ رہے ہیں، بہت سے اعتراف سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اکتوبر کے بعد سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں تھی۔ یعنی کل انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوئی تھی۔ یعنی اب اگر کوئی فیصلہ آئے گا ان کے خلاف تو وہ کس کے خلاف جائے گا؟ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جی جو تینوں آپشنز لے کر آئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کر رہی تھی، انہوں نے نہیں بلایا تھا، جبکہ DG ISPR نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے دعوت آئی تھی اور انہوں نے یہ ساری چیزیں طے کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو جا کے سمجھائیں۔ تو وہ ایک طریقے سے یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ جی ان کو جو وہ دباؤ میں تھے، اور نومبر کے بعد سے یہ ساری سچویشنز ڈیولپ ہوئی ہیں یہ ساری، تو وہ جو میسج دے رہے ہیں اس میں ایک طرف تو وہ یہ بھی اپنی کمزوری بھی شو کر رہے ہیں کہ نہ آپ اس قابل تھے کہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کی طاقت تھی آپ کی، نہ اس پولیٹیکل کرائسس سے آپ خود نکلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اپنے اتحادیوں کے بارے میں بھی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتحادی سب کے سب بک گئے اس میں، تو یہ ساری، اور آئندہ وہ نہیں ہوگا، اور میں نے غلط فیصلے کیے تھے 2018 میں ٹکٹ دے کے۔ تو جہاں وہ اعتراف کر رہے ہیں وہاں وہ یہ اٹیک بھی کر رہے ہیں کہ جی ان کی گورنمنٹ کو ایک گرینڈ جو ہے کانسپریسی کے تحت نکالا گیا ہے۔ اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو اب تک نہیں آیا ہے، اس کا کوئی کاؤنٹر اسٹرانگ نیریٹو جو ہے وہ موجودہ حکومت یا سابقہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں آ پا رہا، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی تھا، اور جس میں کافی تاخیر ہو گئی، کہ آپ اس کیبل والے ایشو پہ، US کیبل والے ایشو پہ تو آپ فوری طور پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے اب تک، اور اب بھی بنانا چاہیے، تاکہ یہ کم سے کم یہ جو بیانیہ ہے یہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو زائل کیا جائے، ورنہ عمران خان ڈینٹ ڈالیں گے پنجاب کے اندر بھی، جہاں اب تک 3.5 سال میں مسلم لیگ نون نے اپنی پوزیشن کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مظہر
पंजाब की तरफ जी आप जी 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 सर आप करें। पंजाब की तरफ आते हुए ज़रा देखें, पंजाब की सूरत हाल भी खासी गंभीर है। मतलब अंदर असेंबली के जो मार धाड़ हुई, लड़ाई मार कुटाई हुई, एक तो आपको लग रहा है कि पंजाब में भी चौधरी परवेज़ इलाही, और वो तो शायद ना करें लेकिन पीटीआई के लोग रिज़ाइन कर जाएंगे ताकि प्रेशर डाला जाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर के इलेक्शन जल्दी करवाया जाए मुल्क में भी और पंजाब में भी। देखिए पंजाब में भी दिलचस्प है, अब जो है वो परवेज इलाही साहब भी और पीटीआई भी सारा शोर कर रही है कि जी पुलिस कैसे एंटर हुई, और जाहिर है पुलिस का एंटर होना जो है वो बिल्कुल असेंबली की जो है साख को मुतासर करता है। लेकिन पंजाब में हुकूमत किसकी है? पंजाब यानी में इस वक्त जो है ये तो तय करना बाकी है ना कि किसके ऑर्डर पे आई थी आईजी खुद तो नहीं आए होंगे किसी, और अगर फर्ज करें डिप्टी स्पीकर ने उनको फोन किया, किसने फोन करके उनको बुलाया है? तो गवर्नमेंट तो बेसिकली इस वक्त भी प्रैक्टिकली तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी तो शहबाज शरीफ साहब को वो हो गया है, लेकिन अभी ये तनाज़ा तो अभी हल तलब है ये। लेकिन पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज इलाही ने, अनफॉर्चुनेटली चौधरी परवेज इलाही जो है वो एक बड़े लूजर के तौर पे सामने आए हैं, क्योंकि वो तो बड़े मुत्तफ़िका कैंडिडेट थे मुत्तहदा अपोजिशन के और तमाम जमातों की उनको हिमायत हासिल थी। अब वो जिस कंट्रोवर्सी में पड़ गए हैं, जाहिर है इसका फैसला तो लगता यही है कि लाहौर हाई कोर्ट देगा, लाहौर हाई कोर्ट ही डिटरमिन करेगा कि पंजाब असेंबली का ऐन मुमकिन है कि वो रीपोलिंग का कॉल कर दें, ऐन मुमकिन है कि वो इसी चीज़ को बरकरार रखें। लेकिन जो हुआ है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि पीसफुल पोलिंग का कहा था, लेकिन नहीं हुई। अब ये कि जाहिर है जो हमदा शहबाज PMLN और उनके इत्तेहादी हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए थे, तो हंगामा तो जाहिर है वो करते तो उनको नुकसान होता। तो ये लेकिन अभी ये तय करना बाकी है। अब एक कंट्रोवर्सी तो खड़ी हो गई है, एक तनाज़ा तो खड़ा हो गया है, वीडियो फुटेज बजाते खुद नजर आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है मरकज़ में, कि मरकज़ में जो है अब तक कैबिनेट नहीं बन पाई है। आज तवक्को है कि उसकी वोट टेकिंग हो जाएगी, एक बिगनिंग होगी, लेकिन क्या जो है शहबाज शरीफ साहब अब तक डबल माइंडेड हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से, या पहला वो डिफेंस कमेटी का जिसका उन्होंने पहले खिताब में ऐलान किया था उसको कब वो इजलास कब बुला रहे हैं? तो एक तरफ इमरान खान हैं और दूसरी तरफ बाकी इदारे हैं। अब ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है कि सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट, वो इमरान खान ये तासुर दे रहे हैं कि ये तीन प्लस अमेरिका, उनको तो वो जो मजलूमियत वाला कार्ड है वो स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके खिलाफ सब खड़े हो गए हैं, और जिसको वो जो है इस हुकूमत को और इस गवर्नमेंट को, ज़ाहिर है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, और ये सारा वो कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं इस चीज़ को। और जाहिर है उनका सोशल मीडिया विंग जो है वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ख्याल है कि ये जब तक कोई चीज़ें ठोस अंदाज में सामने नहीं आएंगी, चाहे वो जुडिशरी के लेवल पे हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे हो, चाहे वो इस गवर्नमेंट के लेवल पर हो, वो जब तक सामने नहीं आएंगी, इमरान खान जो है उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त फरमाया आपने सर। बहुत शुक्रिया। सीनियर मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, और जो सिनेरियो अभी मज़हर साहब भी डिस्कस कर रहे थे वो बिल्कुल हकीकी बात है कि इमरान खान साहब को अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर दिखाने का और अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से डिस्कस ना करने का और तमाम तर चीज़ों को कैश कराने का एक बहुत ज़बरदस्त मौका मिल चुका है। बस उसमें जो रुकावटें हैं वो रुकावटें उनके खिलाफ जो कैंपेन चली हुई है वो है, जैसे तोशा खाने का केस है, जो उनकी बात आई कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, उसको जो ट्रेंड चलाया गया है वो ट्रेंड उनको डैमेज कर सकता है। दूसरी तरफ जो यानी और भी इस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हुए हैं, और फिर हुकूमत अगर थोड़ा सा इस पे काबू पा लेती है, IMF के साथ अच्छा पैकेज हो जाता है, कुछ महंगाई के ऊपर काबू पा लेती है, तो फिर टक्कर एक लेने की पोजीशन में होगी। लेकिन बहरहाल ये बात है कि सारे इदारे एक तरफ हैं, ये मदर की बात बिल्कुल ठीक है, और अकेले इमरान खान साहब एक तरफ हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।
बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नौ मुंतखब हुकूमत की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर एक इक़दाम ऐसा भी उठाने की तैयारी की जा रही है कि सोशल मीडिया के लिए कोई नया कानून लाया जाए, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया का राज है और कंट्रोल किसी का भी नहीं सोशल मीडिया पर, और जिसका जो दिल करता है वो यहाँ पर आकर बात करता है, कोई ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं होती, और ये तमाम चीज़ें एक भौंचाल सा इस वक्त क्रिएट किए हुए हैं। पूरी दुनिया की हुकूमतें इस चीज़ से खासी परेशान है। सिमिलरली पाकिस्तान की भी यही सिचुएशन है। इसी तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब ने कुछ रोज़ पहले ये बात की कि सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, बट ये चीज़ किस कदर कारआमद साबित हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया एक्सपर्ट निगत दात हमें शो में ज्वाइन करें। निगत, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। निगत, आपसे ये जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए गौर शुरू किया जा चुका है, इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, और आप मैक्सिमम कितना सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? देखिए, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, पुरानी भी, अगर आप PMLN की हुकूमत देख लें जिसमें सबसे पहले साइबर क्राइम का कानून पाकिस्तान में मुतारिफ कराया गया था, तो वो भी एक कानून लेकर आए। फिर आपकी जो पुरानी हुकूमत है PTI की, उन्होंने भी 3-4 इस तरह के कवानीन लाने की कोशिश की, जिसमें से एक कानून जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर आइनी करार दे के पीका ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दिया था। तो देखिए, कवानीन पाकिस्तान में जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से या इंटरनेट के हवाले से मौजूद हैं। कोई नया कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप रिफॉर्म्स किस तरीके से लेकर आएँ कि आप कानून तो बना देते हैं, लेकिन उस कानून को अमल दरामद करने के लिए जो इदारे हैं, जैसे आपका FIA का इदारा है या PTA है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो कितने फ़ाल हैं, वो कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं और वो कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं। तो अभी भी हम लोगों ने ये देखा था कि सोशल मीडिया पे बहुत नफरत अंगेज मवाद हम लोगों को अब ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया, सिर्फ अफराद के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इदारों के ख़िलाफ़ भी। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बग़ैर किसी कानून के ऑपरेट करें, कवानीन मौजूद हैं, मज़ीद कानून की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हीं कवानीन को किस तरीके से आपने इन्फोर्स करना है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा निगत, उसमें यह है कि बहुत से जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाहर के मुल्कों से ऑपरेट हो रहे होते हैं, और उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? मतलब ये कि यहाँ पे किस तरह से पाबंदी लगाई जाएगी उसके ऊपर? देखिए, यही एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि आपका जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों पे लागू नहीं होता है, वो पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई इस तरह की सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो पाकिस्तानी शहरी हों चाहे वो गैर मुल्की हों, और अगर वो किसी तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाए या पाकिस्तान में रहने वाले जो या पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई इस तरह की खबरें चलाएं या ट्रेंड चलाएं जो कि किसी तरीके से नुकसानदेह साबित हों, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। मैं यही आपको बात कह रही हूँ कि कवानीन तो हमने बनाए हुए हैं, लेकिन अब देखिए क्रॉस बॉर्डर आप इस कानून की अमल दरामद कैसे करेंगे? आपने कानून में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी जो अथॉरिटीज हैं वो इतनी एम्पावर ही नहीं है, या वो रिसोर्सफुल ही नहीं है, या उनके पास टेक्निकल वो नॉलेज ही नहीं है, या वो इंटरपोल के साथ उनका उस तरीके से कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर आप कानून बेशक जितने मर्जी बना दें, लेकिन आप वो बाहर जो लोग बैठे हुए वो ट्रेंड्स भी चलाएंगे और वो जो इस तरह नफरत अंगेज मवाद है वो फैलाते रहेंगे। कानून तो लाने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है, आप मजीद और ले आएँ, लेकिन अगर आप इदारों को नहीं एम्पावर करेंगे तो फिर ये हालात ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, हालात ऐसे ही रहेंगे, इदारों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। जी हरमीत। अच्छा, जिस तरह ये ट्रेंड चल रहे हैं और हम देख रहे हैं इदारों के खिलाफ, जिस तरह आपने बात की कि इदारों के खिलाफ हम देख रहे हैं, ट्विटर पे मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से भी देख रहे हैं, एक तो ये बताइएगा कि कितना ख़तरनाक है, नई नस्ल जो है ज़ाहिर बात है वो इसी चीज़ पे ज़्यादा बिलीव कर रही है, और दूसरी बात क्या वजूहात हैं कि इन पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके? जिस तरह आपने बात की कि क़वानीन मौजूद हैं, क्या करना होगा, क्या लाएमल तय करना होगा, क्या चीज़ें करनी होगी जिसकी वजह से हम कम से कम उन फेक अकाउंट्स जो हमारे मुल्क के खिलाफ यूज़ होते हैं उन पर तो कम से कम पाबंदी लगाई जा सके? हरमीत, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखें, हम लोग हमेशा जब भी इस तरह की बात करते हैं सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज मवाद की, तो हमारा हमेशा जोर होता है कि कानून
कैसा होना चाहिए, कानून मौजूद है या नहीं है, पकड़ रहे हैं हम लोगों को या नहीं पकड़ रहे। लेकिन मसला ये है कि इसके पीछे बहुत से ऐसी वजूहात हैं जो कि कानून होने के बावजूद भी वो बढ़ती ही चली गई हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी नौजवान नस्ल जो आप देखिए कितनी इंटॉलरेंस है, आपको ऑनलाइन इतनी इंटॉलरेंस नजर आ रही है। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, आप ऑफलाइन भी देखें तो ये एक रियल वर्ल्ड हार्म जो है उसमें ये तब्दील होती जा रही है। तो एक तो ये कि नौजवान नस्ल को ये चीज़ें पता भी नहीं है कि आप अगर मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करें तो आपने फैक्ट चेकिंग कैसे करनी है, आपने वेरीफाई कैसे करना है, ये फेक न्यूज़ है या डिसइंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आपके सियासी रहनुमा या कोई, मैं किसी एक की बात नहीं करी, मैं तमाम सियासी जमातों की बात करूँ, जब उनके लीडरान कोई ऐसी इश्तियाल अंगेज बात करेंगे तो उनके ऑफ कोर्स सपोर्टर्स उसको फॉलो करेंगे। तो इंटॉलरेंस की एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जब टॉप से आपको इनकरेज किया जाता है कि आप सर्टन बात करें तो आपके फॉलोअर्स वही बात करेंगे। लेकिन जो फेक अकाउंट्स की बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना सिर्फ जो मुतल्लका इदारा है FIA उस पे लाजिम है कि वो इसको देखे, और वो सियासी बुनियादों पे सिर्फ ना देखे। मैं आम हालात की भी बात कर रही हूँ, बहुत सी खवातीन जो हैं वो इसी तरह की कंप्लेंट्स FIA के पास लेके जाती हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जब हम कोई इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो हम देखते हैं इदारे बहुत फाल हो गए। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज आना चाहिए कि जिसमें इदारे हर किसी की बात सुने और उसमें किसी को बरतरी ना हो। लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया कंपनीज, उनका बहुत बड़ा किरदार है जिस पे हम बात नहीं करते कि अगर कोई फेक अकाउंट है, अगर मैंने कुछ रिपोर्ट किया, अगर आपने कुछ रिपोर्ट किया जो आपको लगता है कि ये मेरे खिलाफ एक नफरत फैला रहा है और लोगों को इश्तियाल दिला रहा है, तो मैं अगर उसको रिपोर्ट करूं तो वो टेक डाउन हो जाना चाहिए। वो जो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक वो या तो वो सस्पेंड होना चाहिए या वो ट्वीट डिलीट हो जानी चाहिए। लेकिन वो चूंकि लोकल लैंग्वेजेस को जानते नहीं है तो वो उस पर इतनी ज्यादा उनकी वो रिसोर्सेज वो नहीं लगाते। अच्छा निगत, मैं एक और बात आपसे यहाँ पर जानना चाह रही हूँ जो मुझे अभी तक समझ आई है कि जो ऑलरेडी मौजूद कवानीन हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाए, उन्हीं को बेहतर किया जाए, नए कवानीन लाने की ज़रूरत नहीं है, इदारों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से हटकर हम एक और चीज़ देखें तो आजकल ट्विटर की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए, कोई ना कोई एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है जो कि आर्टिफिशियली जनरेटेड होता है। मोस्टली जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की अपनी एफिलिएशन उनकी बुनियाद पर वो करवाया जाता है। आपको लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल जनरेटेड हैशटैग्स और ट्रेंड्स हैं इनको समहाउ कंट्रोल हुकूमत कर सकती है, या हुकूमत ना भी करे तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि ख़राबी ज़्यादा इस चीज़ से भी हो रही है? जी बिल्कुल, ये सारे जो इनको हम अपनी लैंग्वेज में इनऑथेंटिक बिहेवियर कहते हैं कि जब एक तो ये कि ये सारे बॉट्स नहीं होते हैं, ये ओरिजिनल अकाउंट्स होते हैं जो कि अपने बहुत से लोगों के मिलियंस फॉलोअर्स हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं। जब वो कोई चीज़ शुरू करते हैं तो वो ओरिजिनल अकाउंट्स के साथ साथ फिर चंद एक इनऑथेंटिक अकाउंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन जो बढ़ावा देते हैं वो प्रॉपर ह्यूमंस पीछे बैठे होते हैं। तो ये एक मिक्स बैग है जब ये हैशटैग ट्रेंड्स करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उन जो हैशटैग ट्रेंड करते हैं, बहुत से इस तरह के हैशटैग हैं जो कि गालियों पे मबनी होते हैं। अब मसला ये है कि जो गालियों पे मबनी है वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हाँ ज़रूर ये हमें देखना चाहिए कि अगर वो अदालतों के बारे में या जजेस के बारे में या कोई ऐसे इदारे हैं जिनके ऊपर वो नेम कॉलिंग करें और वो फिर इश्तियाल की तरफ हो जा रहा है, तो उस पर ज़रूर जो रेलिवेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाकर लोगों को पकड़ के जेलों में बंद कर दें। वो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम प्रॉपर एक माशरे की तरबियत कर सकें, ना कि इतनी डेटरेंस फैला दें कि लोग कहें कि ओ मैंने तो कोई बात ही नहीं करनी कि ये कहीं मैं जेल में ना चला जाऊं। लेकिन उसके साथ साथ मैं दोबारा कहूंगी कि सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं, जब हम कुछ रिपोर्ट करें तो उन्हें हमें सुनना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो US बेस्ड हैं या यूरोप में उनके ऊपर रेगुलेशंस है तो वो वहाँ के लोगों की बात सुने, और हम जैसे जो मुल्क हैं हमारी लैंग्वेजेस को वो जाने भी ना और हम सिर्फ डिपेंडेंट हो अल्गोरिदम्स पे जो वो बनाते हैं। तो ये मिक्स स्ट्रेटजीज होंगी। मेरा नहीं ख्याल तो एक आज से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ने शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। योगा जो कि इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत से लोग योगा करते हैं बट उतनी तादाद में लोग उस तरह से योगा नहीं करते जिस तरह से जिम्स जाते हैं या नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि योगा के लिए आपको एक और तरह के ट्रांस में जाना पड़ता है, बट स्टिल बहुत से लोग हैं जो करते हैं। जिस तरह से रमज़ान में हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, खाने पीने की रूटीन, सोने की रूटीन, उठने की रूटीन, एक्सरसाइज की रूटीन, इसी तरह से जो लोग योगा करते हैं उनको रमज़ान में योगा करने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। सो इसको जानने की आज कोशिश करेंगे कि इजी वे क्या हो सकता है रमज़ान में, किस टाइम पर आप योगा कर सकते हैं, बेस्ट योगा की एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा योगा जो है वो रमज़ान में आपकी सेहत के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। डॉक्टर योगी वजाहत इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। वजाहत, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। वजाहत, सबसे पहले ये बताइएगा कि योगा जो है वो रमज़ानुल मुबारक में इंसान की ओवरऑल सेहत, जिस्मानी सेहत भी, जहनी सेहत के लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है और फिर इसके क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप रमज़ान में योगा करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज हो वो खाली पेट की जाती है और रमज़ान में तो रहते ही खाली पेट है ज़्यादातर। तो आइडियल तो योगा आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन जब योगा को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एक बात बड़ी ज़रूरी होती है पहले कह देना कि ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस का नाम नहीं है योगा। इसमें मेडिटेशन भी है, इसमें रिलैक्सेशन भी है, मुद्रास, क्रियास, बहुत सारी इसकी डिफरेंट वे हैं जिसमें हम योगा करते हैं। आइडियली इसके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है यह है कि आप इशा के बाद, तराबियों के बाद हम उमन करते हैं इसको, क्योंकि वो उस वक्त खाया पिया जो है वो उसमें 1-2 घंटे गुजर चुके होते हैं, तो हम मिड नाइट में भी इसको करते हैं। और अक्सर लाड़काना में हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो लोग रात को ही सेशन करते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर चाहें कि अफ्तारी से पहले करना चाहें, सहरी से पहले, तो भी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन दरमियान में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, मुद्राज लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा या कोई मुद्रा लगा के बैठिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किसी वक्त भी की जा सकती है। ओवरऑल योगा देखा जाए तो किसी वक्त भी किया जा सकता है। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कहते हैं ना कि सहाबाए कराम जो हैं वो अपना रोज़मर्रा का मामूल रमज़ानों में भी वही रखते थे। तो हमने कॉन्सेप्ट रखा है ना कि रोज़ा है तो ज़रा थोड़ी एहतियात रखते हैं। अगर हम उस दौर में जाएं, इस दौर में देखते हैं कि इंतहाई सख्ती भी है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं रोका गया है जो डेली रूटीन का हो। योगा के जो जहनी, योगा 3 चीज़ों पे काम करता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। जो जहनी जो फ़वाइद हैं बेशुमार हैं। स्ट्रेस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, डिप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, अल्जाइमर में करते हैं, जो भी साइकोसोमैटिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसको किया जाता है। उसके बाद आप माइंड के बाद अगर सोल पे आ जाए, रूहानियत पे आ जाए, मसला ही नहीं है कि जो यानी दूसरी राय नहीं हो सकती कि आज भी तसव्वुफ को अगर आप देखते हैं वहाँ मराकबा आपको मिलता है। तो हमारे यहाँ योगा में ज्ञान, ध्यान है, मेडिटेशन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स माइंड, बॉडी के बाद एंड देन सोल और बॉडी। फिजिकल एक्सरसाइजेज जो हैं आपको बड़ी हैरत होगी कि आम एक्सरसाइजेज अगर कोई करता है ना जिम में, तो वो एक मखसूस कुछ एक्सरसाइज है मशीनों के साथ। योगा किसी भी मशीन के बगैर 84,000 पोजेज हैं हमारे, 84,000। सोचें, इंसानी जिस्म से इन लोगों ने, असातिज़ा ने 84,000 पोजेज बनाए होंगे, उसमें फिर हर पोज की जो बेनिफिट है वो बड़े कमाल के। इसमें योगा एक नॉर्मल वे में भी हो रहा है, अगर स्ट्रेचिंग के चाहे साथ हो जाएगा, वरना जो प्रॉब्लम्स बेस हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स को डिलीट करने के लिए या उसके क्योर के लिए किया जाएगा, वो भी मखसूस है। हार्ट के लिए बेहतरीन बाईपास योगा है, शुगर वालों के लिए कमाल का योगा है। उसके कुछ ऐसे पोज हैं जो बेइंतहा पेंक्रियास के लिए बेहतर काम करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए और इंसुलिन के हवाले से बहुत बेहतरीन काम करते हैं। हमारे पास आंखों के लिए ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो उमूमन कहीं नहीं की जाती हैं, हम बड़े आराम से आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। फिर एक और चीज़ जो बहुत योगा के हवाले से, वेट लॉस के बारे में कहा जाता है। बेशक इसमें कोई शक ही नहीं कि योगा में इसकी बहुत बेहतरीन बेनिफिट है और पोस्चर्स हैं, टेक्निक्स हैं। और हमारे यहाँ कुंजल एक टेक्निक की जाती है, हम कैसे अपने आप को खाली पेट करें, क्लियर करें। इसके साथ साथ एंटी एजिंग, रिवर्स एजिंग। मैं 60 प्लस का हूँ
اور خاصا آپ کو ٹائم نکل گیا, 60 ہوئے بھی 2-3 سال ہو چکے, لیکن آپ یقین کیجیے ابھی بھی ویسے ہی ایکٹیو رہتا ہوں. اور اس کی ایک اچھی بات اور بھی ہے, بہت اچھی بات یہ ہے کہ ابھی جب میں نے 27 مارچ کو مینار پاکستان پہ ہم نے ایک بہت بڑا یوگا ایونٹ کیا, یوگ میلے کے نام سے, تقریباً وہاں پہ 3-4 ہزار لوگ تھے. ہم نے جو پوز کیے, جو آسن کیے, اور ہمارے اور سینئر دوست بھی ہمارے ساتھ تھے, جس میں شاید حیدر ساتھ سے بھی ہمارے ساتھ تھے, اور تمام اور دوست, اس میں قاضی صاحب تھے. میں ایک بات آپ کو بڑا, جو اس وقت یوگ ہو رہا ہے وہ اب اس درجے بیسک سے باہر نکل چکا ہے, جہاں پہ اب ہمارے پاس بھی اپنے بڑے اچھے ایکسپرٹ آ چکے ہیں, تھراپسٹ آ چکے ہیں لاہور میں, بڑے بہترین تھراپسٹ ہیں یوگ کے. اور یوگا اسی جگہ کام کر رہا ہے جو آپ نے بھی کہا, وہ مائنڈ پہ بھی کام کرتا ہے, باڈی پہ بھی کرتا ہے, اور سول پہ بھی کرتا ہے. اچھا, ہم جیسے ممالک جو غریب ممالک ہیں وہاں ہم افورڈ نہیں کر سکتے, عام آدمی جو ریسورسز ہیں یا جو جم کے جو اکوپمنٹ ہیں, تو یوگا ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اچھا وجاد یہ فرمائیے کہ کسی پارک میں جانے کی بجائے جب لوگ افورڈ یہ بھی نہ کر پائیں کہ دور دراز جائیں کہیں پہ, آپ اپنے گھر میں ایک میٹ لے کے کر سکتے ہیں. تو سمپل ایکسرسائزز یہ کہ آن لائن اویلیبل ہیں چیزیں, لوگ دیکھ کے اور اس سے سیکھ لیں اور پھر اس کو اپنے مطابق کر لیں. سر وہ میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر معیز حسین صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں آج کل. وہ کہتے ہیں آج کل کے دور میں اگر کوئی کچھ نہیں سیکھ رہا, یہ طے کر لیں کہ اس کے پاس موبائل نہیں ہے, آئی ٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, ہر چیز اویلیبل ہے. یوگا کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم پارک میں جائیں یا کوئی ہمارا بہت بڑا گروپ ٹائپ کا کوئی شخصیت ہو. آپ نیٹ پہ جائیں, وہاں سے سمپل اپنے لیے, ایک آدمی ہے اس کو شوگر ہے, اس نے ڈالا جی یوگا فار ڈائبٹیز, آپ یقین کیجئے سینکڑوں سائٹیں کھل جائیں گی, سینکڑوں, 1-2 نہیں, اس میں وہ پوزز مل جائیں گے. میں کیونکہ آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کے حوالے سے کلینک کرتا ہوں لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں. اس میں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جو میں ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نیٹ پہ جا کے ڈھونڈیں تو آپ کو یہ مل جائے گی. باقاعدہ ٹائٹیکا کے لیے, ارک النساء کے لیے جو یوگا کا پوز ہے, کنگ پوز, کنگ پیجن پوز, وہ مجھے بھی رہا ایک زمانے میں. میں نے جب وہ لوگوں کو بتاتا تھا تو میں نے کہا خود کر لیتا ہوں, اور آج بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں جی دیکھیں یہ پوز ہے, لیکن یہ نیٹ پہ جا کے ڈھونڈ لیجیے. تو میں وہ ضرور لنک دیتا ہوں, بتاتا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ بالکل ضرورت نہیں. آپ اگر جیسے ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, اب وہ تو پارک میں اس طرح نہیں آ سکتے جس طرح عام آدمی آ جاتا. ٹھیک ہے, بالکل نیٹ پہ جائیں اور اپنی ضرورت کے مطابق اینٹی ایجنگ کر لیں, فیس لفٹنگ کا یوگا کر لیں, سمپل اسٹریچنگ کر لیں, یا کوئی ویٹ لاس کا کر لیں, تو وہ گھر میں کر سکتے ہیں. ہاں اگر پرابلم ہو رہی ہے کسی سینئر سے بات کر لیں, نمبر بھی میرے بھی اویلیبل ہے, آپ مجھے پوچھ لیں, میں بتا دوں گا یہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا. جی ہرمیت. جی ڈاکٹر صاحب, اگر تو جس طرح جم کی بات آپ نے کی, یا اکثر ایکسرسائز کی جب بات کی جاتی تو کوشش کی جاتی کہ صبح کا وقت جو ہے صبح کے وقت کی جائے, یا شام کے وقت ہی چہل قدمی جو ہے وہ کی جائے. لیکن یوگا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کون سا ایسا خوبصورت ٹائم رمضان کے علاوہ, کہ وہ کون سا ایسا ٹائم ہو سکتا ہے جس کے اس وقت یوگا جو ہے اس کے فائدے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, یا یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹائم جو بھی ہو آپ یوگا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ کلیئر کیجیے گا. دیکھیے یوگا کے لیے جو آئیڈیل وقت ہے وہ صبح کا آئیڈیل, اور وہ وقت بھی اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی. 4:20 سے لے کے صبح کے وقت 4:20 سے لے کے اور سورج نکلنے کے وقت کا ٹائم جو ہے آئیڈیل ہے. آئیڈیل اس کو ہم بھرم مہورت کہتے ہیں میری زبان میں, یعنی 1 گھنٹہ آئیڈیل وقت ہے. سب سے زیادہ آکسیجن ہوتی ہے ماحول میں, سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, جو لوگ کی میموری ہمیشہ اچھی رہے گی, ڈیسیجن پاور ہمیشہ اچھا رہے گا, کیونکہ دن بھر کے لیے بہترین آکسیجن انہوں نے لی ہے. ان کا برین جو ہے, برین کے لیے آکسیجن جو لازمی غذاؤں میں سے ایک چیز ہے, پروٹین اور گلوکوز کے علاوہ انہی چیزیں چاہیے برین, تو بھرپور آکسیجن ملتی ہے. ہم اس وقت بالکل فریش ہوتے ہیں. اور سیم میڈیٹیشن کا بھی وقت یہی بہت آئیڈیل ہے, کیونکہ ابھی ذہن الجھا ہوا نہیں ہوتا, لیکن ضرورت کے مطابق بھی کیا جا سکتا ہے. میں تو کیونکہ کارپوریٹ ٹرینر ہوں, کارپوریٹ یوگا کراتا ہوں, تو ورک آؤٹ ایٹ ورک پلیس کرا دیتا ہوں. یعنی جہاں آپ کام کر رہے ہیں, جہاں آپ اپنی
जॉब पे हैं उस जगह पे रहते हुए कैसे योगा हो। तो टाइम आइडियल जो आपने लफ्ज का है वो सुबह का है, वरना फिर शाम का है। अच्छा। जब मगरिब के बाद या मगरिब के करीब, असर के बाद कहना चाहिए, थोड़ा असर के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद का वक्त, मगरिब से पहले पहले आप कर लीजिए या मगरिब के बाद कर लीजिए। तो ये 2 वक्त तो बड़े आइडियल होंगे मेडिटेशन के लिए। और सुबह के वक्त क्या आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होता है, बॉडी जरा स्टिफ होती है तो स्ट्रेचिंग से कवर हो जाता है। और जो परिंदों का वक्त होता है अंगड़ाई लेने का, अगर हम भी उस वक्त खड़े हो जाएं, समझ लीजिए कि हमने भी अपनी अंगड़ाई ले ली सुबह के वक्त, तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन शाम को और मेरे ख्याल में यही वो औकाते कार हैं। हरमीत का सवाल वैसे डिफरेंट इस तरह से था कि इसने रमज़ान से हट के टाइमिंग्स पूछे थे, बट मेरे ख्याल में सिमिलर पैटर्न जो है वो रमज़ान अल मुबारक में भी फॉलो किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत हमारे साथ शो में मौजूद थे। तो इस किस्म की टिप्स हमारे साथ शेयर की। जो मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को योगा करते हुए देखा है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, टाइम प्रॉपर निकाल कर योगा करते हैं और उसको बहुत इंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल में जिसको एक दफ़ा इसकी आदत पड़ जाए फिर वो योगा के बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज से डिफरेंट है, आप उस तरह से टायर्ड भी नहीं होते। एनी हाउ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और बाग शहर का रुख करेंगे, जहाँ पर और बाग शहर के जितने भी सराउंडिंग्स हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है, इतना ताफुन ज़्यादा, इतना बदबूदार है कि वहाँ के लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ही बदहाली में और गलीज़ किस्म के माहौल में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। पहले वहाँ का माहौल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आइए चलकर वो देखते हैं। बाग शहर की सूरत हाल अब दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शहर भर में कचरा, गंदगी और ताफन अब बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। ऐसा लगता है कि शहरियों से आज़ाद और साफ सुथरी फजा में जीने का हक छीन कर गलाजत के डेरों में ही दफन कर दिया जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग की जानिब से शहर का कचरा तलफ करने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया गया है वो आबादी और बहते पानी के करीब होने की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये साथ में कॉलोनी है, ये साथ ही हमारे घर है, ये ज़बा खाना भी इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सारा खून जो सा आ रहा है पानी में, आगे लोग वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो सारा गंदा पानी है। मक्खियाँ जितनी होती हैं हमारी आके खाने पे बैठती हैं, सोने नहीं देती हैं, बच्चों को तंग करती हैं, बच्चे इतने बीमार हैं। यहाँ पे ये माल डंगर भी ला के फेंकते हैं और ये जो है जानवर हैं इसकी इतनी बदबू है। शहरियों का ये भी कहना है कि हम बदबूदार गंदगी से अटे डेरों के पास जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इस कचरा कुंडी को किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। ये खत्म होना चाहिए, इन्हें खत्म करना चाहिए कि यहाँ के ये कचरा यहाँ से खत्म करे ताकि किसी और जगह, ऐसी जगह फेंके जहाँ लोग ना रहते हों या शहरी माहौल ना हो। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहर में मौजूद कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने ना लगाने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खुले में फेंके जाने वाले इस कचरे की वजह से बदबू, ताफन और मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। कैमरामैन सकलीन हसन के साथ आमिर अली सैयद, बाग आज़ाद कश्मीर। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। मैं बाग गया था आज से कोई 16-17 साल पहले। उस वक्त हालात ये नहीं थे। बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा इलाका आज़ाद कश्मीर का, और बाग के बारे में, मतलब बाग नाम ही देखो ना, बाग है, हाँ। बाग, तो बाग को तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। जब इस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो फिर जाहिर है इंसान किस तरीके से जी पाएंगे। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि कचरा सारे का सारा शहर के करीब ही, इलाके के करीब ही अगर आप इकट्ठा करके उसको आग भी लगा रहे होंगे, ताफुन फैला रहे होंगे, तो सांस लेने में इंसान को बहुत दिक्कत पेश आएगी। तो हमारी भी दरख्वास्त यही है, जो भी मुंतज़मीन है यहाँ के, कि इस बारे में नोटिस लें फौरी तौर पे। और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए आज़ाद कश्मीर की, अब तनवीर इलियास साहब आ गए हैं, सरदार तनवीर इलियास, तो उनको ख़ास तौर पे चाहिए कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दें और इस इलाके से ये सारा गंद को बिल्कुल ठीक हो। इसी मैसेज के साथ और इसी रिक्वेस्ट के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस का गुज़श्ता रोज़ फैसला आया। पाकिस्तान में हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के केस में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी ने कल अपना फ़ैसला सुनाया। 6 के करीब लोग ऐसे थे जिन्हें सज़ाए मौत दी गई, बाकियों को उम्र कैद और इसके साथ साथ दूसरी सज़ाएँ भी सुनाई उम्र गई। कैद की सज़ा दी गई और 72 के करीब ऐसे हैं जिनको 2-2 साल की सज़ा दी गई, जिनको मौत की सज़ा दी गई है 6 को। उनके बारे में भी 2-2 मरतबा उन्होंने कहा, इतना संगीन जुर्म इन्होंने किया है, उसके ऊपर इनको 2-2 मरतबा मौत की सज़ा दी जाए और 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो हमारे यहाँ पर अल्लाह ना करे इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन इस नौयत का अगर कोई वाक़या पहले भी हुआ है या ये भी हुआ है, सो उसका अब आप फ़ैसला देख लें कि किस अंदाज़ में आया है और कितना सख्त फ़ैसला आया है। अभी इसी के तनाजुर और इसी के अगर हम आगे कंटिन्यू करें, सो इज़राइली जारहियत का सिलसिला जारी है फ़लस्तीनियों पर, और ये जो चीज़ें हैं ये मैं हमेशा देखती हूँ, वैसे भी ऑफ एंड ऑन ये चीज़ें जारी रहती हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ये चीज़ें थोड़ी सी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जिस तरह से मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया गया, इनिशियली जो पहला हमला था 3 बार हुआ, बिल्कुल 3 बार हुआ। उसके साथ ये हुआ कि नीदरलैंड्स में कुरान की बेहरमती का वाक़या सामने आया, और फिर कनाडा में टोरंटो में वहाँ पे एक बस एक वैन से फायरिंग की गई और 5 के करीब नमाजी जो हैं उनको ज़ख्मी किया गया। तो गिलानी साहब, सैयद तसव्वुर हुसैन गिलानी साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो जिस शख्स के ऊपर तौहीन रसालत का एक इल्ज़ाम लगा, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा, उसको उन तमाम मुजरमान को 6 को फांसी की सज़ा दी गई, उनको सख्त सज़ाएँ बाकी को भी दी गई। 72 के करीब को 2-2 साल की कैद है, 9 को उम्र कैद है, और दूसरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको कैसे देखेंगे? मतलब हम तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में क्यों बढ़ रहा है इतना ज़्यादा? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में आपने बड़े अहम मौजू की जानब तवज्जो मबजूल करवाई है। जिस तरह के आपने ज़िक्र फरमाया कि बड़ा ही दिलखराश अंदोहनाक वाक़या जो सियालकोट में पेश आया, जिसने पूरी दुनिया की इंसानियत को हिला कर रख दिया, और सब ने बिलखसूस मुसलमानों ने उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की, और हमारे मज़हब की तालीमात और ख़ूबसूरती ये है कि उसकी रोशनी में, उनके जुर्म की पादाश में, उनको जिस तरह आपने उसकी तफसील बयान फरमाई कि सज़ाए मौत दी गई, उम्र कैद दी गई, और दीगर जो उसमें जितना जितना किसी का जुर्म बनता था उनको सज़ाएं दी गई। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है जी अलमिया ये है कि बाकी दुनिया में उस तरीके से नहीं देखा जा रहा। जी, उस तरीके से नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये तारीख़ रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि जब भी कोई बहुत बड़ा या छोटी नौयत का वाक़या हो, जिसमें कोई बंदा इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर कोई इस तरह की हरकत करे, इस तरह की जसारत करे और इंसानी हकूक़ को पामाल करे, तो कहा यह जाता है कि ये दहशत गर्द हैं, और ये जो इस्लाम के पस मंज़र में उसको जोड़ने की नापाक कोशिश की जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बरअक्स अगर ये देखा जाए कि कोई भी वाक़या कहीं पे भी होता है, जिस तरह आपने कनाडा का वाक़या बयान किया, जिस तरह नीदरलैंड्स के कुछ वाक़यात हैं, या किसी भी जगह पे पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो हम मज़हब को ब्लेम नहीं करते, खुदा न खास्ता करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी मज़हब की, किसी भी दीन की ये तालीमात नहीं है कि इंसान का कत्ल करे और इस तरह वहशत व दहशत और जारहियत व बर्बरियत का मुज़ाहरा किया जाए। यहाँ पे बिलखसूस अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जो मस्जिद अक्सा पर नहत्ते, बेबस, लाचार और पुरअमन इंसानों पर जिस तरह ये पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं,
کہ آئے روز وہ چڑھ دوڑ اور وہاں پہ گولیوں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، وہاں عبادت گاہ کی اور مختلف جگہوں پہ دیگر عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی جتنی بھی دنیا بھر میں تنظیمیں ہیں ان کی خاموشی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس بات کو عالمی سطح پہ عالمی جتنے بھی فورم ہیں وہاں پہ اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے تاکہ جو صحیح پکچر ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے. تو دوسری بات میں یہاں پہ دین کی تعلیمات کے حوالے سے یہ عرض خدمت کرتا چلوں کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، دین اسلام میں تمام انبیاء کرام کی عزت کو، حرمت کو، ان کی تکریم کو، احترام کو بالکل اسی طرح بعین ہی سمجھا جاتا ہے جس طرح آخر الزماں پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت اور تکریم کو، مقام و مرتبے اور شان و شوکت کو ہم بڑا اہم و حساس سمجھتے ہیں. حضرت عمر اچھا یہ فرمائیے جناب گیلانی صاحب کہ کل ایک اور واقعہ ہوا، اس کے بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ فرانس میں جو حجاب لی 2 خواتین تھیں، ان کے زبردستی پولیس نے حجاب اتارے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. یہ بھی ایک واقعہ ہے بیچ میں، اور اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے حجاب والا واقعہ، یہ بہت ممالک میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جو کہ انتہائی قابل مذمت ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوئی اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق لباس کا استعمال کرتا ہے تو اس کا کسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا اس کا کوئی خدا نخواستہ وہ کسی چیز کو کسی اور پہ مسلط کرنے کی تو کوشش نہیں کرتے. وہ تو ان کا ایک اپنا فیصلہ ہے، ان کا ایک اپنا لباس ہے، ایک یونیفارم ہے، ایک اپنا ان کا لبادہ ہے، ایک ان کا اپنا فیصلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب تو ایک طرف رہا، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہیں چیزیں کہ اس طرح کسی کو پریشان کیا جائے، کسی کی توہین کی جائے اور کسی کو تکلیف پہنچائی جائے. ٹھیک ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے جی. حرمیت آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام فوبیا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہندوستان میں اگر دیکھیں، فرانس کی یہ جو کل یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، لیکن ایسے میں بہت سارے لوگوں سے جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، بہت سارے چلو ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، لیکن جو باہر کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں غیر مسلم، ان کو نہیں پتہ ہوتا. ان کو سمجھانے کے لیے یہ جو ایک پازیٹیو میسیج ہے، کیونکہ اسلام امن کا دین ہے، اس پازیٹیو میسیج کو پھیلانے کے لیے علماء کرام کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی جو عام مسلم ہے جو وہاں رہ رہا ہے، اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ جی بہت شکریہ. عرض خدمت اس طرح ہے کہ ہر کسی کا، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اخلاق کی، امن کی، انسانی ویلیوز کی جو قدریں ہیں، ان کو یہ سینہ بسینہ اس کا پرچار کرنا اور اس کا احساس دلانا، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جس کے لیے جتنا ممکن ہے وہ کر ہی رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی کہیں پہ کوئی کمی ہے تو اس کو مزید دیکھنا چاہیے. میں اس میں ایک ریفرنس کوٹ کروں گا. یہ جو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، یہ صرف سمجھانے کے لیے تاکہ علل اطلاق اس کا مطلب دیگر موضوعات پہ بھی جو ہے وہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارا اس پہ ہمارا جو موقف ہے وہ کیا ہے. مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، قبلہ اول کے حوالے سے بہت طویل ترین، بہت بڑی تاریخ ہے. مختلف ادوار میں مختلف ادیان کے جو رہبر ہیں، رہنما ہیں، ان کے پاس اس کا انتظام و انصرام رہا. بالکل ٹھیک ہے، بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ. اس کا انتظام مسجد اقصیٰ کا بہت سی قدیم تاریخ ہے،
جس میں اس کا انتظام بہت لوگوں کے پاس رہا، یہودیوں کے پاس بھی رہا، مسلمانوں کے پاس بھی رہا، عیسائیوں کے پاس بھی رہا. اس قدیم تاریخ کو بھی پڑھا جانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے خاص طور پہ جس وقت مسلمانوں کے پاس اس کا انتظام رہا ہے تو کس قدر امن کے ساتھ ساری چیزیں ہوئی ہیں، کس قدر خوبصورتی کے انداز میں ساری چیزیں ہوئی ہیں. دوسرے لوگوں کو بھی یہ حق دیا گیا کہ وہ وہاں پہ آئیں، اپنی عبادت گاہ کے طور پہ اس کو استعمال کریں. اگر وہاں پہ یہودیوں کی کوئی نشانی ہے تو وہاں پہ ان کو اجازت تھی، عیسائی تھے تو ان کو اجازت تھی. بالکل. یہ تینوں بڑے ادیان کا مرکز ہے اور اس وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا اور وہاں پہ ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس وقت ہم نے جیسے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ میں اس ایک ہفتے میں 3 سے زائد دفعہ وہاں پہ اسرائیلی فوج جو ہے اس نے جا کے حملہ کیا اور حملہ کر کے نہتے فلسطینیوں کو زخمی کیا. یہ بہت شرمناک ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دوسرا عشرہ، اور رمضان کے مہینے میں ویسے تو نارمل روٹین میں بھی عارفانہ کلام ہو، نعت خوانی ہو، حمد و ثنا ہو، سننے کا بہت مزہ آتا ہے. رمضان المبارک میں یہ جو مزہ ہے، یہ سرور ہے، یہ بہت زیادہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. سو آج نعت خوانی کے لیے عارفانہ کلام پیش کرنے کے لیے اطہر نوید کوثر اس وقت ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ اطہر، ویلکم ٹو آور شو. امید کرتے ہیں آپ کے روح سے اچھے گزر رہے ہوں گے. سو آپ آغاز کس سے کرنا چاہیں گے، نعت خوانی سے یا عارفانہ کلام؟ عارفانہ کلام سے. عارفانہ کلام. اور تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا. اٹس اے گریٹ آنر فار می. تو چند اشعار سیف الملوک کے پیش کرنے. سیف الملوک سے شروع کریں گے آپ. جی. سارے باغ باغیچے تیرے مولا تو باغاں دا مالی، کئیاں نو پھل دو دو لاویں، کچھ جان جہانو خالی. نیویاں نالوں نیواں ہو جا، نیویاں نالوں نیواں ہو جا، تے نیواں رکھ دروازہ، خبرے کیڑے ویلے تینوں پہ جانا آوازہ. اچا نام رکھایا اچے، یہ جو اچا چولہے کے اندر یوز ہوتا ہے نا، اچا نام رکھایا اچے، تے او چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ جا محمد، لنگ جائیں گا اڑیا. نیواں ہو کے لنگ جا محمد، لنگ جائیں گا اڑیا. مٹھا میوا بیری دیوے، پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویکھ محمد، نیکیاں کر دی جاوے. صبر بیری دا ویکھ محمد، نیکیاں کر دی جاوے. برے بندے نو میں لبن ٹریا، تے برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی، میں تھو برا نہ کوئی. جد میں اندر جھاتی پائی،
میں تھو برا نہ کوئی باغ بہاراں تے گلزاراں باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھ واری. وہ یاد ہے تھوڑے سے مطلب اس کے لوہے لوہے پرلا ہے کڑیے جو پانا پرنا, ہاں وہ بھی دو لوئے لوئے بھر لے کڑیے چے تد بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نہیں ڈرنا دن چڑھیا تے دیگر ہوئی پنچھی گھراں نو آئے او نہ آئے پھر محمد جڑے آپ ہتھیں دفنائے صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پیو حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں صدا نہ ماں پیو حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میں تیری رحمت ویکھنا چاہنا. سونے رب نے فرمایا موسیٰ پیچھے ویکھو. جدو پیچھے ویکھیا ایک سمندر, رب نے فرمایا میری رحمت ہے. اور پھر کی ویکھیا کہ اس سمندر وچ ایک تنہا درخت لگا, اس درخت دے تے ایک چڑیا بیٹھی اور اس چڑیا دی چونچ وچ مٹی دا گولا. سونے رب نے فرمایا موسیٰ سمندر میری رحمت ہے, اور اس وچ جڑا درخت لگا ہے دنیا ہے, اور اس درخت تے جڑی چڑیا بیٹھی ہے وہ انسان ہے, اور اس چڑیا دی چونچ وچ جڑا مٹی دا گولا ہے اس انسان دے گناہ نے. چڑیا چونچ کھولے مٹی دا گولا سمندر وچ گرے. سونا رب فرماندا میری رحمت وچ ذرا برابر بھی کمی کوئی نہیں. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا بخشش منگنے والیاں تائیں کھلا اے دروازہ بخشش منگنے والیاں تائیں کھلا اے دروازہ. زبردست. حرمیت کا ذرا رخ کر لیں. حرمیت آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے, کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے اطہر سے؟ بات ویسے پاجی نے جو پڑھا میں صرف یہی کہوں گا کہ ایک رس جو ہے جسے ایک مٹھاس کہتے ہیں, وہ ایک فیلنگ جو ہوتی ہے جو جڑنے کی ہوتی ہے رب کے ساتھ, اور کمال کا پاجی آپ گاتے ہیں, بڑا کمال کا سناتے ہیں. رب نے آپ کو ایک سریلا گلا دیا ہے اور بڑا مزہ آیا. میں تو جاتے جاتے بھی آپ سے کچھ سننا چاہوں گا, اگر بلے شاہ جی کا کلام آپ جی تو بڑا مزہ آ جائے گا پاجی. چند اشعار جی انسان اور مٹی کے حوالے سے. ٹھیک. حرمیت بھائی جب ایشو ریز ہوا جی جی کچھ لیڈیز نے کہا کہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے, تو اس حوالے سے میں نے ایک کلام ریکارڈ کروایا, تو بہت زیادہ پذیرائی ملی ٹھیک ہے. اور بہت لوگوں نے اس کو سراہا, اس کلام کو. چند اشعار. مٹی دا تو مٹی ہونا کا دی بلے بلے, مٹی دا تو مٹی ہونا کا دی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے ہو بندیا مٹی دیا ہو بندیا مٹی دیا ہو بندیا مٹی دیا ہو بندیا مٹی دیا. کسے ذات نہیں پوچھنی تیری منجا چک دیا لانی نہیں دیری, ایویں کرنا میری میری
ओ तू है मिट्टी दी ढेरी ओ बंदेया अल्लाह दिया ओ बंदेया अल्लाह दिया तू अल्लाह ही अल्लाह बोलते जाना एक दिन मौला कोल पूरा नाप ते पूरा तोल सोहणिया मिठड़ा ते सोहणिया मिठड़ा मिठड़ा बोल। और हरमीत भाई बाबा बुल्ले शाह क्या लिखते हैं, ना कर बंदिया मेरी मेरी ना मेरी ना तेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी ना मेरी ना तेरी, चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी हो बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया। टुर जाना ए छड़ के यारो हसदा वसदा वेड़ा, चार दिना दे मेले एथे जोगियां वाला फेरा हो बंदिया अल्लाह दिया ओ बंदिया अल्लाह दिया तू अल्लाह ही अल्लाह बोलते जाना एक दिन मौला कोल पूरा नाप ते पूरा तोल सोहणिया मिठड़ा ते सोहणिया मिठड़ा मिठड़ा बोल। मिट्टी विच मैं गुद्दा होया मिट्टी मेरा भेस, मिट्टी विच मैं ओढ़क जाना मिट्टी मेरा देश, मिट्टी नाल गुजारा कीता नाम मेरा दरवेश, मिट्टी खिजर दा पेका सौरा बाकी सब परदेस हो बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया। बहुत ज़बरदस्त, कमाल कर दिया आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अतर नवीद कौसर हमारे साथ शो में मौजूद थे, आपके कलाम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी मेरे ख्याल में नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।